कृतिका और रितिका सगी बहनें थी। दोनों में उम्र का ज्यादा फासला नहीं था, इसलिए दोनों बहनें कम, दोस्त ज्यादा थी। दोनों में बेहद प्यार था। कृतिका की शादी अंकित से हुई थी, जिसका दिल्ली में बड़ा बिजनेस था। कृतिका की एक बेटी थी, कविता। रितिका इन दिनों लगभग 1 साल के बाद कृतिका के घर कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। पूरा दिन दोनों बहनें बातें करते रहते। उनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। पता है रितिका, अंकित अब भी शादी की विदाई वाली बात को लेकर पेट पकड़ पकड़ कर हंसते हैं। तू कितना रो रही थी ना उस दिन। हाँ, मैं इतना रोई कि जीजू को कहना पड़ा कि भाई हम अकेले ही चले जाते हैं, आप अपनी बहन को यहीं रख लो। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है, लेकिन दोनों बातों में इतने मगन थे कि उन्हें घंटी सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। अचानक रितिका का ध्यान घंटी की आवाज पर गया। तुम भी ना दीदी, बहुत बातें करती हो। पता नहीं दरवाजे की घंटी कब से बज रही है। ओह, अरे कविता आई होगी स्कूल से। रितिका ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर कविता ही थी। वो पूरे गुस्से में घर के अंदर आई। रितिका भी उसके पीछे पीछे आई और अपने दोनों कानों को पकड़कर कहा, सॉरी बेटा, पता ही नहीं चला तुम कब से घंटी बजा रही थी। मुझे आपसे बातें नहीं करनी मासी। अरे बाबा, मासी से गलती हो गई ना। पता है, आज मासी ने तेरा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया था, लेकिन अब तू गुस्सा है तो लगता है मुझे अकेले ही खाना होगा। किसने कहा मैं गुस्सा हूँ? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। कविता में रितिका की जान बसती थी। कहने को तो वो उसकी मासी थी, लेकिन कृतिका से ज्यादा उसे उसकी फिक्र रहती थी। उसका खाना पीना, कपड़े लत्ते, स्कूल, होमवर्क, सब पर उसका ध्यान होता। अगर कविता की कभी तबीयत खराब हो जाए तो रितिका रात दिन एक कर देती। जब तक उसका बुखार न उतरता, ना तो वो ठीक से खाती और ना ही सोती। कविता की जो डिमांड मम्मी पूरी नहीं करती, वो तुरंत अपनी मासी को कह देती और उसकी डिमांड पूरी हो जाती। एक दिन की बात है, रितिका कविता के बर्थडे की शॉपिंग के लिए उसके साथ मॉल गई हुई थी। कृतिका घर में अकेली थी। दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। इस समय अंकित लंच करने घर आता था। कृतिका ऊपर वाले कमरे में थी। वो दरवाजा खोलने सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों पर लुढ़कती ही चली गई। कविता को लेकर जल्दी अस्पताल आ जाओ, कृतिका सीढ़ियों से गिर गई है, उसके सिर में गहरी चोट लगी है। रितिका ने जैसे ही ये सुना, उसका सिर चकरा गया। वो कविता को लेकर भागी भागी अस्पताल पहुंची। रितिका आईसीयू में थी। उसके सिर से बहुत खून निकल गया था। वो कोमा में थी। कविता तो माँ की ऐसी हालत देखकर लगातार रोई जा रही थी। अंकित का सब्र भी जवाब दे रहा था। वो सामने तो नहीं, छुप कर रो लेता था। 2 दिन कृतिका अस्पताल में रही। तीसरे दिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मम्मा तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये तूने ठीक नहीं किया कृतिका। तुम किसके भरोसे कविता को छोड़कर चली गई? मुझे छोड़कर चली गई। रितिका ना तो रो सकती थी ना हंस सकती थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक पल में उन लोगों की सारी दुनिया बदल गई थी। कविता का उदास चेहरा देखकर वो बार बार ऊपर वाले को दोष दे रही थी। छोटी सी बच्ची बिना माँ की कैसे रहेगी, ये सोचकर बार बार उसकी आंखें भर जा रही थी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद रितिका ने एक फैसला लिया जो उसके माँ बाप भी चाहते थे। अंकित से शादी कर कविता को माँ के जैसा प्यार देने का। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा रितिका। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कोई एहसान नहीं कर रही। बिन माँ की मेरी बेटी को मेरी गोद मिल जाएगी, इससे अच्छा और क्या होगा अंकित? मैं उसकी मासी नहीं, अब माँ हूँ। क्यों कविता, बोलोगी ना मुझे माँ? हाँ माँ। अंकित और रितिका ने शादी कर ली। रितिका ने कविता को बहुत प्यार दिया। उसे माँ की बिल्कुल कमी नहीं महसूस होने दी, लेकिन ये प्यार तब तक ही बना रहा जब तक कि रितिका की खुद की गोद ना भर गई। रितिका की माँ बनने के बाद अब उसका व्यवहार कविता के प्रति बिल्कुल बदल गया। वो दिन भर अपने बच्चे में ही लगी रहती। कविता उसे अब बोझ सी लगने लगी थी। तुम्हें कितनी बार कहा है खुद से जाग जाया करो, यहाँ कोई तुम्हारा नौकर नहीं है जो बार बार तुम्हें जगाने आएगा। क्या हुआ माँ? अरे तुम्हें कितनी बार कहा है मैं तेरी मासी हूँ, माँ नहीं। लेकिन आपने ही तो कहा था कि आपको माँ बुलाऊं। कविता को कुछ समझ नहीं आता था कि उसकी मासी का व्यवहार अचानक क्यों बदल गया। रितिका जो कभी कविता पर जान छिड़कती थी, अब वो उसकी दुश्मन बन गई थी। उसे लगता था कि कविता के रहने से उसके अपने बच्चे का हक मर जाएगा। अंकित की जायदाद में कविता का भी हिस्सा है, ये सोचकर उसका पारा हमेशा 7वें आसमान पर रहता। कविता, ओ कविता, कहाँ मर गई तू?
जी माँ। जी मासी। अरे कहाँ थी तू? तुम्हें आवाज देते देते मेरा गला बैठ गया। जी मैं वो स्कूल का होमवर्क कर रही थी। बड़ी आई स्कूल का होमवर्क करने वाली। तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है कहीं का? कल को तुझे किसी के घर का चूल्हा चौका ही तो संभालना है। चल जा, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। लेकिन मुझे तो चाय बनाना आता ही नहीं। तो तुझे आता क्या है? मुफ्त का मेरी छाती पर चढ़कर दाल दरना। जिस कविता की खुशी के लिए रितिका हर समय तैयार रहती थी, वही रितिका अब उसे हर पल रुलाती थी। एक दिन तो रितिका ने सारी सीमाएं तोड़ दी। उसने कविता को अपनी एक साड़ी आयरन करने के लिए दी थी, लेकिन वो साड़ी आयरन करते वक्त जल गई। ध्यान कहाँ रहता है? कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी ये साड़ी ठीक से आयरन करना, मुझे पार्टी में पहनकर जाना है, लेकिन तुमने इसे जला दिया। जरूर तुमने इसे जानबूझकर जलाया होगा। नहीं मासी, मैं तो ध्यान से कर रही थी आयरन। ये है ध्यान तुम्हारा? ये है ध्यान? इतनी महंगी साड़ी को बर्बाद कर दिया। रितिका गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। कविता रोने लगती है। अब चुप करो और खबरदार अपने पापा को कुछ कहा तो। रितिका की मार से कविता को बुखार आ गया, लेकिन कविता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रात को अंकित जब घर आया तो उसने कविता के बारे में रितिका से पूछा तो उसने कहा कि वो सो गई है। रात को अंकित भी खाना खाकर सो गया, लेकिन सपने में उसे कृतिका दिखाई दी। अंकित, बहुत बिजी हो गए हो तुम। हमारी बेटी के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है। मैं चली गई तो तुमने भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। मेरी बेटी तकलीफ में है अंकित, बहुत तकलीफ में। प्लीज उसे मत परेशान करो, मुझे यहाँ तकलीफ होती है। अंकित की नींद हड़बड़ाकर खुल गई। उसे समझ नहीं आया कि कृतिका ये क्या कह रही थी। वो उठकर कविता के कमरे में गया। कविता बुखार में चल रही थी। उसके गालों पर भी थप्पड़ के निशान थे। उसने उसे जगाया, उसे दवा दी और अपने पास सोने के लिए लेकर आ गया। रितिका। हाँ जी। रितिका, तुमने मुझे रात को ये क्यों नहीं बताया कि कविता को बुखार है, और ये उसके गालों पर थप्पड़ के निशान कैसे हैं? मुझे नहीं पता अंकित, हो सकता है स्कूल में टीचर ने पिटाई की हो। मैं आज ही पता करती हूँ। रितिका ने अंकित की बातों का जवाब तो दे दिया, लेकिन पहली बार अंकित को लगा कि वो झूठ बोल रही है। इसलिए अंकित ने छिपकर रितिका पर नजर रखी। उसने कहा कि वो अपने ऑफिस जा रहा है, लेकिन वो घर में ही रहा। रितिका को लगा कि अंकित ऑफिस चला गया है, तो उसने कविता को बुलाया। तुमसे बड़ी नौटंकीबाज मैंने नहीं देखी। बीमारी का बहाना बनाकर अपने पापा को सारी कहानी तो नहीं बता दी ना तूने? नहीं। झूठ बोलती है तू, झूठ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू थप्पड़ की भाषा ही समझती है। रितिका ने फिर से सुनीता को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इस बार उसका हाथ अंकित ने पकड़ लिया। बस करो रितिका, बस करो। तुमने तो अत्याचार की इंतहा कर दी। अरे कविता तुम्हारी अपनी सगी बहन की बेटी है, तुम उसकी मासी हो, लेकिन तुमने तो सारे रिश्ते तार तार कर दिए। निकल जाओ, इसी समय निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर में ऐसी अत्याचारी औरत की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। नहीं पापा, मासी को ऐसे मत निकालो। वो कहाँ जाएगी? मेरा छोटा सा भाई कहाँ जाएगा? प्लीज पापा मत निकालो इन्हें। सुनीता की बात सुनकर रितिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने दौड़कर सुनीता को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। अपनी मासी को माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मासी नहीं, माँ हो आप मेरी। रितिका एक बार फिर से उसे गले लगा लेती है और अंकित से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। अंकित उसे माफ कर देता है। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। Thanks for watching.